नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या कर शव ट्रेन की बोगी में रखने वाले कोचिंग संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर शहर के चौराहों पर महिला पुलिस कर्मियों ने संभाली ट्रैफिक की कमान। विश्व उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में क्रिकेट मैच प्रतियोगिता हुई आयोजित। संस्कृत में कमेंट्री ने खेल को बनाया रोचक। और अब खबरें विस्तार से। किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या कर शव ट्रेन की बोगी में रखने वाले कोचिंग संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी के कपसेटी क्षेत्र की किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या कर शव ट्रेन की बोगी में रखने का आरोप कोचिंग संचालक संजय पटेल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कपसेटी थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को थाना लाकर पूछताछ की, फिर कोर्ट में पेश किया, जहां जज ने उसे जेल भेज दिया। इससे पहले पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते किशोरी गर्भवती हो गई तो उसने अपने कोचिंग सेंटर में ही दम घोंटकर उसकी हत्या करने के बाद शव ट्रेन की बोगी में रख दिया। एडीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल ने बताया कि किशोरी 19 फरवरी को अपने घर से सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी, उसके बाद लौट कर नहीं आए। 20 फरवरी की रात किशोरी का हाथ पैर बांध शव बनारस रेलवे स्टेशन पर लखनऊ बनारस इंटरसिटी ट्रेन की जनरल बोगी में टॉयलेट के पास जूट की बोरी में मिला। 21 फरवरी को किशोरी के शव की पहचान हुई और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि किशोरी गर्भवती थी और दम घुटने से उसकी मौत हुई थी। घटना के कुछ दिन बाद कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्ध से पूछताछ की गई। पुलिस के रडार में क्षेत्र का ही एक कोचिंग संचालक भूमिगत हो गया था। पुलिस जांच में पता चला कि किशोरी उसके यहाँ पढ़ने जाती थी। इसी वजह से उस पर पुलिस का गहरा शक गया और कड़ी मशक्कत के बाद वह पकड़ा गया। एसीपी राजा तालाब अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 10 साल पहले कोचिंग संचालक संजय पटेल क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षक था, जहां छात्रा से अश्लीलता के बाद उसे हटाया गया था। इसके बाद उसने कोचिंग सेंटर खोल लिया। छात्रा से कोचिंग संचालक का 6 महीने से संबंध था, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। डीएसपी गोमती जोन ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। मृतिका के पिता ने रोते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग की। सर, इस तरह का वर्कआउट है क्या? देखिए, बीती 19 फरवरी को एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई थी। थाना कपसेटी क्षेत्र के एक गांव से एक किशोरी के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दौरान मड़वाड़ी स्टेशन से ये जानकारी मिली कि लखनऊ बनारस की एक जो ट्रेन है उसमें एक बोरे में सिला हुआ एक महिला का शव मिला है। बाद में उस शव की पहचान इसी किशोरी के रूप में हुई, जो थाना कपसेटी क्षेत्र से गायब हुई थी। इसके बाद जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई और इसके सफल अनावरण के लिए जो थाना स्तर पर टीम है, जोन स्तर पर है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है, इन सभी टीमों को इसके अनावरण के लगाया गया। चूँकि घटना बहुत ही गंभीर थी, महिला अपराध से संबंधित थी, इसको तत्काल बहुत ही गंभीरता से लेकर के इस पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस, हर तरीके की चीज़ें इसमें प्रयोग की गई। इसी क्रम में कल जो पुलिस को सफलता मिली है और इस घटना को जो कारित करने वाला अभियुक्त है, जिसका नाम संजय है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जो पूरी पूछताछ हुई है, इसमें ये व्यक्ति बेसिकली जिस गांव की किशोरी रहने वाली थी उसी के ही पास में एक कोचिंग सेंटर चलाता था। कक्षा 10 में किशोरी इसके यहाँ पर कोचिंग पढ़ने जाती थी, जिस दौरान इनकी बातचीत होनी शुरू हुई। इसके बाद इनमें नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई। इस व्यक्ति ने किशोरी को बहला फुसला करके उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए। ये बात तकरीबन सितंबर 2023 की है, जैसा कि इसके द्वारा बताया गया है। नवंबर-दिसंबर के आसपास किशोरी के द्वारा इसको बताया गया कि वो गर्भवती हो गई है। चूँकि ये जो टीचर था, जो कोचिंग चलाता था, ये पहले से शादीशुदा था, इसके बच्चे भी थे, तो
इसी बैकग्राउंड में इसको ये लगा कि यदि ये बात पब्लिक होती है तो इसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और दिसंबर के महीने से ही इसने किशोरी की हत्या करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। और जो मोड है, जिस तरीके से हत्या हुई है कि उसको मारने के बाद बोरे में लाश भरी गई है, ये पूरी योजना ही इसने दिसंबर में ही तैयार कर ली थी कि मुझे इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और उसी के अनुपालन में जो बोरे आदि हैं ये इसने दिसंबर में ही खरीद लिए थे। बोरे, उनको सिलने का सामान, सारी चीज़ें इसने दिसंबर में खरीद ली थी। इसके बाद भी ये किशोरी से लगातार मिलता रहा था जब भी इसको मौका मिला, लेकिन हत्या करने का मौका इसको नहीं मिल पाया था। जब हत्या हुई है दिनांक 19 फरवरी को, उसके तकरीबन 3-4 दिन पहले ये किशोरी इसके पास आई थी, वापस से प्रेगनेंसी वाली बात को लेकर के ही। तब इसके द्वारा उसको बताया गया कि मैंने दवा आदि इंजेक्शन जो भी है गर्भपात के लिए वो ढूंढ लिया है, और सोमवार को तुम यानी कि 19 तारीख को मेरे यहाँ पे आ जाना, उसके बाद मैं ये दवा है एडमिनिस्टर कर दूँगा। इसी की बातों में आकर के किशोरी 19 तारीख को अपने घर से ये बता करके निकली कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ कुछ किताबें लेने जा रही हूँ, लेकिन वो इस टीचर के यहाँ पर गई। उस दिन इसकी कोचिंग पर उस वक्त पे कोई नहीं था, इसने पूरी तैयारी कर रखी थी। किशोरी के आने के बाद इसने वापस से पहले वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया, जिस पर किशोरी द्वारा मना किया गया। फिर गर्भपात का इंजेक्शन लगाने के लिए इसके द्वारा किशोरी को बाहर ले जाया गया कि इसमें ब्लीडिंग बहुत होगी, कमरे के अंदर नहीं हो पाएगा, बाहर बाउंड्री के अंदर ही बाहर इसके द्वारा ले जाया गया, और ये बताते हुए कि इंजेक्शन जो लगेगा इसमें बहुत दर्द होगा, तुम्हें शोर ना मचाओ, इसके लिए उसके मुंह पर टेप चिपका दिया गया। क्योंकि बच्ची छोटी थी, इसकी बातों में आ गई। टेप लगाने के बाद इसके द्वारा उसको बच्ची को दाबा गया, किशोरी को दाब करके उस पर बैठा गया, और पन्नी से बुरी तरीके से उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई। तुरंत ही जो इसने बोरे पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, उस बोरी में बच्ची का शव भरा गया, उसको सिला गया, और इसके बाद उसको शव को वहीं कोचिंग पर ही अपनी बाउंड्री के अंदर ही इसने रख करके छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो आपराधिक मानसिकता है इसकी, इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी, इतना बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी वापस से 2 बजे से इसने कोचिंग पढ़ानी शुरू करी। इसमें बच्चे आ करके इसके यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। इसने पूरी कोचिंग पढ़ाई, सारी कोचिंग शाम की ख़त्म करी, शव वहीं पर रखा रहा इसके यहाँ पर। अगले दिन इसको ये पता था कि सेवापुरी स्टेशन से ये ट्रेन गुजरती है जो कि लखनऊ की ओर जाती है। ये पूरी योजना इसकी पहले से थी। इसकी तैयारी ये थी कि शव को मैं इस ट्रेन पर रख दूंगा, जिसके बाद ये शव लखनऊ पहुंच जाएगा और यहाँ पे किशोरी सिर्फ लापता रहेगी, इसका शव नहीं मिलेगा, तो ये केस का कुछ खुलासा नहीं हो पाएगा। वो ट्रेन पे इसने सुबह 5 बजे ये अपनी मोटरसाइकिल ले करके निकला, उसमें शव को इसने बांधा, और चूँकि अंधेरा बहुत रहता है, छोटा स्टेशन है, वहाँ भीड़ नहीं होती है, इसके द्वारा उस बोगी में ये बॉडी चढ़ा दी गई, और जब तक ट्रेन चली नहीं गई तब तक ये वहीं वेट करता रहा। जब ट्रेन चली गई तो इसलिए वापस आ गया, परंतु चूंकि शव लखनऊ में कहीं पर डिटेक्ट नहीं हुआ, जब वापस वो ट्रेन मड़वाडी आई वहाँ पर शव मिला। उसके बाद जो आगे की सारी मुकदमा पंजीकृत किया गया, सारी चीज़ें हुई, उसके आधार पर फिर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में आपराधिक इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ वर्ष पहले, तकरीबन 10 वर्ष पहले भी एक स्कूल में पढ़ाता था, जो अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली है, वहाँ पर भी एक बच्चे के साथ ऐसा ही कुछ करने का प्रकट संज्ञान में आया था, जिसके बाद इसको स्कूल से निकाल दिया गया था। वो एक अलग प्रकरण है। जी, ट्रैक कैसे किया पुलिस ने? इसमें लगातार देखिए, हमारे जो बताया कि मैनुअली भी हमारा इनपुट, लगातार टीम्स लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक भी इनपुट्स लगे हुए थे। क्या बच्ची जो थी किशोरी थी, उसकी किससे किससे बात हो रही थी, किसके किसके संपर्क में थी, तो सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। उसी क्रम में रूटीन इंटरोगेशन के क्रम में इस जो टीचर है इससे भी बातचीत की गई थी। बातचीत होने के तुरंत ही बाद इसका जो कंडक्ट था वो बहुत सस्पिशियस हुआ। ये गांव वगैरह छोड़ करके ये तुरंत वहाँ से भाग गया। उसके बाद जब कुछ और चीज़ें हमें मालूम चली, जिसको पूछताछ को ढूंढा गया, तो मालूम चला कि ये गांव वगैरह छोड़ करके कहीं भाग गया है, तो शक और गहराता गया। फिर और जो बाकी चीज़ें, इसका पुराना कंडक्ट की पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, बच्ची इसके आती जाती रहती थी, ये सारी कड़ी से कड़ी जुड़ी, और जब ये गिरफ्तार हुआ इसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया और सारी चीज़ें बताई हैं, जिसके आधार पर साक्ष्य भी बरामद हुआ। सर, एक दिन घटना अकेले ही कर ली? जी बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी आई है और जो इसने पूरा घटनाक्रम का विवरण दिया है, ब्यौरा दिया है, वो ऐसा प्रतीत होता है अभी तक कि इसने अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस केस के खुलासा करने में टीम को किस प्रकार से? जी, इसमें जो टीम इसमें खुलासा करने में लगी हुई है, टीम का विवरण भी प्रेस नोट में दिया गया है। इसको डीसीपी गोमती सर की तरफ से 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर शहर के चौराहों पर महिला पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक की कमान संभाली। बनारस के लगभग सभी चौराहों की कमान अब महिला सिपाहियों के कंधों को सौंप दिया गया है। इसी क्रम में वर्णा पार्क का अति व्यस्त रहने वाले चौराहे की कमान भी सौंपी गई है। पांडेपुर चौराहे के यातायात व्यवस्था की कमान अब महिला पुलिस कर्मियों ने संभाल लिया है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी बखूबी ट्रैफिक संभालती दिखी। इस पहल की लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। जहां एक और लोहराबीर चौराहे पर महिला पुलिसकर्मी ने यातायात की कमान संभाली और सुगम यातायात रहा,
तो वहीं दूसरी ओर दशाश्वमेध क्षेत्र में एसपी प्रज्ञा पाठक ने यातायात सुचारू रूप से चलाया। इस दौरान जाम की स्थिति नहीं रही। इसी कड़ी में नवागत पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के आदेश पर यातायात व्यवस्था की कमान भेलूपुर और लंका थाना की महिलाओं ने संभाल ली है। शुक्रवार की सुबह शहर के तिराहों चौराहों पर महिला पुलिसकर्मी यातायात संभालते नजर आई। पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि कमिश्नरेट में तैनात महिला पुलिसकर्मियों की संख्या फील्ड में बढ़ाई जाएगी, जिसका अनुसरण करते हुए महिला पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतारा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला पुलिसकर्मी को और अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। चेतमनी चौराहा, रविदास चौराहा, ट्रामा सेंटर चौराहा, बीएचयू चौराहा सहित प्रमुख मार्गों पर महिला पुलिस ने कमान संभाल लिया। यातायात व्यवस्था संभाल रही महिला पुलिस का इशारा होते ही पब्लिक भी सड़क पर रुक जा रही है। इसको चलाना है तो इसको रोकेंगे तब इसको चलाएंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के तत्वावधान में विश्व उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो, जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली मैदागिन पेट्रोल पंप से प्रारंभ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी आशुतोष सिन्हा उपस्थित रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। इस जागरूकता रैली के दौरान समिति के सदस्य लोगों को पैम्पलेट, नारों और पोस्टर के माध्यम से जागरूक करते चल रहे थे। इसके साथ ही आम जनमानस को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जन उपयोगी योजना के विषय में भी बताते चल रहे थे। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस मौके पर प्रमुख रूप से रतन चंद वर्मा, अध्यक्ष उदय कुमार श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव, विकास कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर मैदागिन पेट्रोल पंप से जागरूकता रैली लोहराबीर आज़ाद पार्क तक जाएगा और उसमें विभिन्न राजनीतिक दल और सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे एमएलसी, लोकप्रिय एमएलसी वाराणसी और अन्य जिलों से समेटे हुए श्री आशुतोष सिन्हा जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और आ गए हैं। और सबसे ज़्यादा हम चाहते हैं सबको उनको ताली बजा के बधाई दें कि समय से उस बार भी आए और 33 वर्ष से हम ये काम कर रहे हैं और लगातार हमारे संपर्क में हैं। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर भी आप आते हैं। आप हम लोगों से बहुत लगाव रखते हैं और इसलिए कि राजनीतिक दलों में अपनी एक अच्छी छवि है, समाजवादी पार्टी से हैं और हम ये चाहते हैं जो ये घटतौली और अन्य लाभार्थी जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो है इतना लाभार्थी योजना निकला है, उसमें किस ऐप से काम लोग कर रहे हैं, किसी को ऐप की जानकारी नहीं है। ये बार बार हम कहते रहेंगे और आज तो हम कहते हुए चलेंगे। मैं चाहूँगा कि माननीय वाराणसी जिला अधिकारी तमाम लोग इस ऐप को जो है तमाम लोगों को जागरूकता के लिए वह भी एक रैली निकालने का कष्ट करें। कितना लाभ मिलेगा आज इस रैली से? हमें उम्मीद है कि कम से कम बहुत लोग जागरूकता के अभियान में शामिल हैं और बाहर अगर हैं तो बाहर भी हम जाके हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप अपनी समस्या बताइए और टोल फ्री नंबर लेकर और अपने व्हाट्सएप नंबर सबको हम वितरित करते हैं। क्या है, किस तरह का ये आज ये निकल रहा है उपभोक्ताओं का? देखिए, लगातार 33 सालों से पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा, जिसके नेतृत्व में आदरणीय उदय श्रीवास्तव जी द्वारा ये निकाला जाता है, विगत 33 वर्षों से निकाला जा रहा है और लगातार उपभोक्ताओं को जागरूक करने का काम और कोई कर रहा है पूरे प्रदेश में। तो मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय उदय श्रीवास्तव जी को कि आप करने का काम कर रहे हैं। इस तरह के परेशान है उपभोक्ता की? उपभोक्ता लगातार चाहे घटतौली से परेशान है,
चाहे उसके साथ जो है बिना बिल के जो सामान दे दिया जाता है और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, समय पे उसको अगर गारंटी वारंटी नहीं मिलती, वो सारी कई समस्याएं हैं जो भुगताओं की परेशान है उस पर, और लगातार उस पर कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। तो मैं बार बार ये कहूँगा उदय श्रीवास्तव जी लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको विषय बताया देना चाहते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में क्रिकेट मैच प्रतियोगिता आयोजित हुई। संस्कृत में कमेंट्री ने खेल को रोचक बनाया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत तृतीय दिन क्रिकेट मैच प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में सबसे खास ये रहा कि खेल कमेंट्री पूरी तरह संस्कृत में हुई। बता दें कि शनिवार को इस खेल का समापन होगा। आगामी 20 मार्च को पुरस्कार वितरण कुलपति के हाथों होगा। आज के उद्घोषक आचार्य विकास दीक्षित, आचार्य यश नारायण थे। एम्पायर की भूमिका में डॉक्टर देवात्म दुबे, डॉक्टर जसवीर आर्य व प्रशिक्षक आदित्य कुमार, आयोजक प्रभारी सचिव डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव व निर्णायक प्रोफेसर जितेंद्र कुमार और डॉक्टर विजेंद्र आर्य थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। विश्लेषकाः विराजमानाः सन्ति, तेषामपि प्रार्थयामि यत्किञ्चित् अग्रिमतः। ये आयोजन वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है, अंतर संकाय खेलकूद प्रतियोगिता। यह 4 दिनों में चलेगी, जिसका आज तृतीय दिवस है। चतुर्थ दिवस कल है, उसका समापन कल किया जाएगा और 20 तारीख को इसका प्रमाण पत्र वितरण माननीय कुलपति महोदय द्वारा और एक कोई मुख्य अतिथि को बुला करके उनके सम्मुख किया जाएगा। तो पूरी तरह से ये संस्कृत में ही इसका वर्णन हो रहा है। हाँ, ये पूरा खेल प्रतियोगिता संस्कृत के माध्यम से हो रही है। हमारे यहाँ छात्र भी पूरे संस्कृत में बोलते हैं, उद्घोषक भी, कमेंटेटर भी और अंपायर भी, पूरा माध्यम संस्कृत है। तो क्या संदेश देते हैं इस खेल करा करके आप लोग? यह देखिए, खेल के माध्यम से छात्र एकजुट होते हैं और शासनशील होते हैं, उनमें एकता आती है। इस तरह से एक समाज सेवा का भी भाव आता है, देश सेवा का भी भाव आता है। तो इस तरह से खेल के माध्यम से एक संदेश जाता है समाज में। तो आज कौन कौन सी टीमें खेल रही है? आज कुल हमारे मध्य में 5 टीमें हैं। 5 संकाय तो हमारे यहाँ 7 हैं, किंतु 5 संकाय की टीमें आई हैं। तो 5 संकाय की टीमें आपस में खेलेंगी, जिसमें 2 टीमें अंतिम समय में विजेता और उप विजेता के रूप में चयनित की जाएंगी। आज ही निर्णय कर दिया जाएगा? हाँ, आज शाम तक लगभग निर्णय हो जाएगा। यदि कुछ बचा रहा तो कल भी चलेगा। एसीपी दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक ने दशाश्वमेध क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए चालान काटे। दशाश्वमेध क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप की स्थिति रही जब पुलिस ने अचानक अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया। एसपी दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक ने शुक्रवार को दशाश्वमेध इलाके में अतिक्रमण व अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर बेतरतीब खड़े 2 पहिया वाहनों का चालान काटा गया। दशाश्वमेध इलाका शहर के अति व्यस्ततम क्षेत्र में से एक है। यहाँ गंगा घाट से लेकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे यहाँ भीड़ अधिक रहती है। ऐसे में पहले से ही लोगों की सुविधा और सुगम यातायात के दृष्टिगत यहाँ 4 पहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है, लेकिन दुकानों के सामने सड़क पर 2 पहिया वाहन खड़े रहते हैं और पटरी पर दुकानें भी लगती हैं। ऐसे में जाम की स्थिति उत्पन्न होती हैं। इस क्षेत्र को जाम मुक्त करने और लोगों की सुविधा को देखते हुए एसपी प्रज्ञा पाठक सड़क पर उतरी और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करते हुए खड़े वाहनों के चालान काटे और दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी। बढ़ते रहिए, अन्यथा मत करे रहिए। बताने में विश्वास में नहीं आता है। चोलापुर दानगंज निवासी विवाहिता ने पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। रिंकी देवी पत्नी अंकित कुमार सिंह ग्राम दानागंज चोलापुर की निवासी हैं।
पति के प्रताड़ित करने को लेकर आज पीड़िता पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिलकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसे मारा पीटा है और वह इस अवस्था में है कि वह खुद कुछ बोल भी ना पा रही है और चोलापुर थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद भी चोलापुर थाना हम लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा है। वहीं पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने चोलापुर एसओ को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। हाल हम लोग लगातार इन्हें बुलवाने का कोशिश किया गया, लेकिन आप इनकी क्या समस्या है? समस्या है कि मारपीट फांसी दे रहे थे मेरी बहन को। अच्छा, किस थाना अंतर्गत? अच्छा अच्छा। मना कर दिला भाई से कल स्कूल के गर्मी के दस्तक देते ही ठंडे पेय पदार्थ बाजार में बिकने लगे हैं। गोले का लुत्फ उठाते युवतियां दिखीं। वाराणसी में मौसम की बात करें तो गर्मी की तरफ अग्रसर हो रहा है। मौसम विभाग की बात करें तो इस बार गर्मी पहले आ रही है। तापमान में बदलाव होना शुरू हो गया है। काशी के घाट किनारे या फिर खुले आसमान के नीचे गर्मी चढ़ने लगी है। इसका असर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। गर्मी आते ही ठंडी चीज़ों की तरफ लोगों का रुझान होने लगा है, जिससे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी के साथ ही रंग बिरंगे बर्फ़ के गोले लोगों को खूब भा रहे हैं। आपको बता दें कि इसका प्रचलन पहले था, लेकिन बीच में ये बिल्कुल लुप्त हो गया था, पर अब पुनः बर्फ़ के गोले की डिमांड बढ़ गई है। बच्चे हो या फिर युवतियाँ अपने आप को रोक नहीं पाते। कई फ्लेवर के साथ ठंडा होने के कारण इसे खाना पसंद करते हैं। गर्मी के मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए काशी के घाटों पर लोग और काफ़ी संख्या में युवतियाँ बर्फ़ के गोले का लुत्फ़ उठाते हुए दिखी। थोड़ा पीछे रहा, थोड़ा पीछे रहा, थोड़ा पीछे। यूपी पीसीएस 2023 के चयनित 19 उप निबंधक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2023 में चयनित 19 उप निबंधक के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराते हुए अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में पहले 4 से 5 वर्ष लग जाते थे, किंतु अब समय अनुसार प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष से कम अवधि 8 माह 9 दिन में ही 2023 की चयन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। चयनित अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया की तारीफ करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निबंधन विभाग में 21 लोगों का चयन हुआ था, जो सब रजिस्ट्रार बनते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 महीने के अंदर पीसीएस की एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के सारे चरण पूरा हो जाए और चरण पूरा करने के बाद वो पहली बार हो रहा है। वरना क्या होता था, पीसीएस और आईएएस का तमाम एग्ज़ाम के बाद 2 साल अच्छा लगता था और कुछ लोग बताया कि लोग 5-5 साल लगते थे। लेकिन योगी जी मोदी जी का यह प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। तो 8 महीने के अंदर पीसीएस का चयन हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए और उनको नियुक्ति पत्र मिल गया। ये बड़ी बात है। सारे निष्पक्ष नियुक्तियाँ होती हैं। आपने सुना होगा कि सारे लोगों ने जिसका चयन हुआ है उन लोगों ने अपने अपने बातें कहा है कि हम सबके पर कोई बिना किसी चक्कर लगाए हुए सब कुछ हमारा स्वतः हुआ है। यह योगी जी मोदी जी का कार्यकाल है।
कि सारा चयन प्रक्रिया सरल थे, सहज थे, कोई फ़ोन नहीं, कोई पैरवी नहीं, कहीं पर चक्कर लाने की ज़रूरत नहीं, सरलता सहजता सारे चयन किए गए और ये सारे लोग ट्रेनिंग के बाद जल्दी ही अब इनका अपने उपनिबंधन कार्यालय में सेवा देना शुरू करेंगे। मेरा सभी के लिए उज्जवल शुभकामना है, उनको बधाई है, उनके परिवार को शुभकामना है। कोई भी आदमी लोकसेवा आयोग के माध्यम से चयन जिसका होता है उसमें काफ़ी कैपेबिलिटी और मेहनत कर सकते हैं। ये देश के कर्णधार होते हैं और देश के रेवेन्यू के बढ़ाने में अपनी भूमिका को निभाएंगे, जनता के प्रति सरल और सहज रहेंगे, पोलाइटली रहेंगे, ये उनसे अच्छा किया गया। मैम, आप लोगों का चयन हुआ टीचर्स के थ्रू, क्या कहेंगी और उसको क्या सलाह देना चाहेंगी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए? हाँ, मेरा चयन उपनिबंधक के पद पर हुआ है और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि खासकर लड़कियों को इसकी तैयारी करनी चाहिए और मेहनत से ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। कितना कठिन रहा है यहाँ तक का सफ़र आपके लिए? कठिन तो रहा है, 3 बार मैंने दिया था, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, पर जैसा कि है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हमेशा उसको याद रखना चाहिए। किसको श्रेय देना चाहेंगे अपने स्वामी? मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, खासकर मेरी माता जो कि खुद PCS अधिकारी हैं। इसमें चयन हुआ है, प्रशस्ति पत्र ले लिया, कितनी खुशी है और क्या संदेश है? सर, अगर देखा जाए मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय क्षण है। मैं पिछले 7 वर्षों से ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत था, तो PCS में चयन होना अपने आप में मेरे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो इस चयन से ना सिर्फ क्या कहते हैं मेरे घर वाले बल्कि मेरे विभाग वाले भी अत्यंत खुश हैं। तो मेरे लिए तो ये कभी ना भूलने वाला क्षण है। कितना इस सफ़र में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? इस सफ़र में जो कठिनाइयाँ हैं उनको मैं शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन अब कहते हैं ना कि हर व्यक्ति की सफलता में कहीं ना कुछ संघर्ष छुपा रहता है और मेरे इस संघर्ष में मेरी पत्नी का जो सहयोग रहा है उसके कारण मैं इतने इस मुकाम तक पहुंच पाया। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय
माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लगभग 54 निर्माण परियोजनाओं का गुलाबबाग कार्यालय में शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने गुलाबबाग स्थित कार्यालय पर विधानसभा क्षेत्र उत्तरीय में पूर्वांचल निधि, विकास निधि, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, डूडा आदि विभागों की 54 निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने ओपन जिम का शिलान्यास किया। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, आज जिन निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है वह सीधे सीधे जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई है। इन परियोजनाओं का पूर्ण होने से इसका लाभ लोगों को सीधे मिलेगा। उन्होंने कायदाई संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो गया है उनका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। क्या आज उद्घाटन हुआ है, कितने करोड़ हुआ है, क्या है पूरा आज वाराणसी लोकसभा के अंतर्गत वाराणसी उत्तरी विधानसभा में विकास के 54 कामों का शिलान्यास किया गया है, जिसमें सड़कें हैं, गलियां हैं, कॉलोनी की सड़कें हैं, संपूर्णानंद का विश्वविद्यालय के अंदर का सड़कें हैं, काशी विद्यापीठ परिसर के अंदर है, वहाँ पर 2 ट्यूबवेल भी हैं और राष्ट्रीय ध्वज 4 चौराहे पर 100 फीट के ध्वज लगाए जा रहे हैं। उसी में 104 कॉलोनियों में ओपन जिम का सामान जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को झूलने के लिए झूला जा रहा है। अलग अलग कामों से झूला का लेकर के बिजली कुछ काम है, कुछ काम विश्वविद्यालय के अंदर का है और संपूर्ण के अंदर हम प्रयास कर होने जा रहा है कि अब वहाँ पर जोशी का OPD के लिए दे रहे हैं। वहाँ पर ये संपूर्ण काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये प्रयास हो रहा है कि काशी का कोई भी सड़क कॉलोनी कच्ची न रह जाए, ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं। कुल कितनी लागत का है पूरा परियोजना? ये अलग अलग से है, कुल 7 करोड़ के ऊपर जा रहा है, अलग काम का है। ठीक है। ओपल हॉस्पिटल में विश्व गुर्दा दिवस पर जागरूकता सभा का आयोजन किया गया और इस माध्यम से गुर्दा रोगों के विषय पर चर्चा की गई। विश्व गुर्दा दिवस के उपलक्ष्य में ककरमत्ता स्थित ओपल हॉस्पिटल में जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र रहे। विशिष्ट अतिथि सदस्य विधान परिषद एवं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हंसराज विश्वकर्मा व महानगर अध्यक्ष भाजपा विद्यासागर राय रहे। इस सभा में गुर्दा रोग एवं उससे बचने के उपाय के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित डैनकाशी के निदेशक
धर्मेंद्र सिंह दीनू, डॉक्टर अशोक राय सहित अन्य विशिष्ट जनों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रदीप कुमार राय, वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ, ने बताया कि लगभग 20 वर्षों से विश्व गुर्दा दिवस पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आम जनमानस को गुर्दा रोगों के बारे में, उनसे बचाव के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में विश्व गुर्दा रोग दिवस पर इस जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें कई विशिष्ट जन उपस्थित हुए हैं। गुर्दा रोगों के विषय पर गहन विचार विमर्श किया गया है। जिस दिन डायलिसिस होती है उस दिन डायलिसिस देख के ही अपने काम से आप रखिए। आज जो है विश्व गुर्दा दिवस मनाया जा रहा है। ये हर वर्ष जो है विगत 20 वर्षों से मनाया जाता है। मार्च के महीने में सेकेंड बृहस्पतिवार को ये मनाया जाता है। डेट फिक्स नहीं है। इस साल ये सेकेंड बृहस्पतिवार 14 मार्च को आया है और हम सब लोग जो है इसको जागरूकता अभियान के तहत मनाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को जागरूक करें। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश में ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी जो है बहुत भयावह रूप ले रही है और यही दो मुख्य कारण हैं गुर्दा खराब होने के या हार्ट अटैक होने के। गुर्दों को खराब होने से अगर बचाना है तो हम लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना होगा। हम लोगों को जो है, जो लोग मोटे हैं या जिनको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है या पथरी बन रही है या जिनके पेशाब में रुकावट हो रही है, उनको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के इलाज करने की ज़रूरत है और नमक की मात्रा का सेवन कम करना है और हमको खान पान में परहेज़ करने की ज़रूरत है। दर्द की दवाओं का सेवन करना उचित नहीं है। अक्सर लोग ब्रूफेन, काम्बिफ्लेम इस तरह की दवाओं का सेवन करते हैं, निमोलिड का सेवन करते हैं। तो ये सब दवाएं जो हैं लॉन्ग टर्म में गुर्दे को ख़राब करती हैं। मेरी सलाह है कि अगर आपको दर्द होता भी है तो पैरासीटामॉल 650 मिलीग्राम का, जो कि बुखार और दर्द दोनों में फ़ायदा करता है, ले सकते हैं। इसके अलावा अपने डॉक्टर से मिल करके जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ढेर सारे शुगर के मरीजों की गुर्दे को ख़राब होने से बचाया जा सकता है अगर उन दवाओं का सेवन प्रारंभिक अवस्था में किया जाए। उन दवाओं के बारे में इस मंच पे बोलना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर मरीज लोग या आम जनता उस बात को नहीं समझ सकती है। लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह लेकर प्रारंभिक अवस्था में उन दवाओं को अगर आप शुरुआत करा लेते हैं तो गुर्दों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और गुर्दे का ख़राब होना एक अपने आप में भयावह बीमारी है और ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर बचाव में ही सुरक्षा है तो क्यों ना हम प्रण करें कि गुर्दों को सुरक्षित रखने के लिए शुगर नियंत्रित करें, दर्द की दवाओं को न खाएं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। और जैसा कि आपने बताया कि दर्द की दवा से गवर्नमेंट, देखिए ये दवाएं अच्छी दवाएं हैं, लेकिन इन दवाओं से आपको अगर तात्कालिक आराम लेना है तब तो लेना है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है कि दर्द की दवाओं का सेवन लॉन्ग टर्म करने लगते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। वो तो ओवर द काउंटर खरीद के इन दवाओं को खाते हैं और जब आप कई सालों खाते रहेंगे तो आपके पेट में छेद कर सकता है, गैस बनाएगा, गुर्दे को ख़राब कर सकता है। इसलिए अगर बात की जाए, किसी को अगर किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी में अगर इन्फेक्शन मैंने किडनी फेलियर है तो किडनी फेलियर है और हर्निया है तो उसको ऑपरेशन कराने से पहले उसको हार्ट और किडनी की प्रॉपर जांच करानी चाहिए। उसका एनेस्थीसिया का प्रारूप भी भिन्न होगा जिससे कि उसको बेहोश करने में जो है कोई दिक्कत ना हो। और ऑपरेशन के समय इस बात का जो सर्जन है उसको जागरूक करना होगा कि गुर्दे की बीमारी है और ऑपरेशन करना है। तो एनेस्थीसिया अच्छी हो, दर्द की दवाएं न दी जाएं इससे कि गुर्दे और ख़राब ना हो जाएं। और इसके अलावा जो है बहुत से एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो गुर्दे ख़राब कर सकते हैं, जो गुर्दे की बीमारी को बढ़ा सकते हैं, उनका सेवन ना करें। काशीवासियों के लिए हमारा संदेश यही है कि आप सब लोग जो है करीब 30 से 40 मिनट रोज़ टहलें और खान पान में, आहार विचार में बदलाव लाएं जिससे कि मोटापा ना हो
शुगर ना हो, और इसके लिए आप जागरूक रहें और जागरूक करें, तब जा कर के हम लोग जो है गुर्दों को खराब होने से बचा सकते हैं। आज की भागदौड़ जिंदगी में लोग बंद खाना खा प्रश्न जो है बहुत ही तर्कसंगत प्रश्न है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई खाना बनाने के बजाय इस तरह के जो है स्वादिष्ट चीज़ों का सेवन कर रहा है, और ये करना जंक फूड है एक तरह से। तो जंक फूड खा करके आप अपने सारे अंग को खराब होने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। कोशिश करें कि ताज़ा बना खाना खाएं, बासी चीज़ें ना खाएं, जंक फूड ना लें, क्योंकि उसमें उसको खाते रहने से आपको आज तो अच्छा लग रहा है, कल के लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो घी तेल से बना हुआ है और जगह जगह जा करके डिपॉजिट होकर के वो आपके हार्ट को और किडनी को और दिमाग को कमज़ोर करेगा। अपना घर आश्रम पहुंचे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने अपना जन्मदिन मनाया। भोजपुरी के जाने माने सितारे खेसारी लाल यादव 38 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन सामने घाट स्थित अपना घर आश्रम में मनाया। खेसारी लाल यादव अपने एक्टिंग और गायकी के लिए जाने जाते हैं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग न केवल फैंस के बीच है, बल्कि भोजपुरी के कई स्टार्स भी हैं जो उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि जिनका कोई नहीं उनका होना चाहिए, जिनका सब कुछ है उनका बनकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेरी किसी ने मदद नहीं की, मुझे लोगों का प्यार मिल रहा, मेरे मन में सेवा भाव हमेशा रहता है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जन्मदिन परिवार के साथ ही मनाया जाए, कुछ ऐसे लोगों के साथ मनाइए जिनका कोई नहीं है, उनका होकर उनके साथ जन्मदिन मनाकर काफ़ी खुशी होती है। देखिए, मेरा बर्थडे है आज, और आज मेरी जन्मदिन पे मैं इसी साल नहीं बल्कि मुझे लगता है हर साल जहाँ भी मैं शूटिंग करता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, तो ऐसे जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे अपनी असल ज़िंदगी न समझ में आती है कि आज ठीक है खेसारी लाल जवान है, बड़ा है, समय किसी का होता नहीं है, समय कब क्या हो जाए कल हमें पता नहीं। तो आज अगर ज़िंदा है तो कम से कम कुछ बेहतर अपने हाथों से कर दिया जाए, और कम से कम मुझे उस लायक भगवान ने बनाया है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अगर भगवान ने मुझे चुना है किसी कार्य के लिए तो ये भी एक कार्य है। और आज अपना घर आकर मुझे एक ज़िंदगी समझ में आई कि सिर्फ अपने परिवार के लिए ही कमाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके परिवार के बाद अगर कुछ मिलता है तो वहाँ भी आपको अपना उपलब्धि ज़रूर रखना चाहिए। आपके अपनी उपलब्धि जहाँ भी जाए लोगों की सेवा के लिए जाए, और मन में सेवा भाव है तो आप कहीं भी रहेंगे तो कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, और इस संस्था ने मुझे जो सम्मान दिया, और यहाँ के 450 लोग जो हैं जिनका कोई नहीं है। एक तो वृद्धाश्रम होता है जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनका तो कोई है ही नहीं, उनका तो पता ही नहीं कि वो कहाँ से आए हैं। तो बेसहारा लोगों का लिए, और मैं डॉक्टर साहब के पूरी फैमिली को और उनके आद औलाद को मैं दिल से दुआ देता हूँ कि भगवान ऐसे लोगों को हमेशा पैदा करे, ऐसे भगवान को हमेशा हर धरती पे पैदा करे, ताकि असहारा लोगों का सहारा बन के वो आदमी उभरे और ज़िंदगी में एक बड़ा लेवल नाम कमाए। खेसारी जी, भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं सब लोग राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। आप देख लीजिए मनोज तिवारी को, निरुआ को देख लीजिए, क्या आपके भी आगे कोई ऐसी रणनीति है? देखिए, मेरे कहने का मतलब मेरे मन में सेवा भाव शुरू से है। मैं संगीत के माध्यम से अपनी चीज़ों को लेकर चलता हूँ, और मेरी ज़िंदगी संगीत ही है, और मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। कल मुझे पता नहीं, इसलिए आज जीता हूँ मैं, और आज मैं अपना घर में आया हूँ, और ऐसे लोगों के बीच में आया हूँ जिनका कोई नहीं है, उनका हो के आया हूँ, उनका बनने आया हूँ। तो कोशिश है कि जिनका कोई नहीं उनका बन जाना है। नेता बन के शायद मैं जीवन में क्या कर पाऊँगा नहीं पता, और सेवा भाव अप्रोच करेगी तो अप्रोच आपको क्या लगता है कि अप्रोच किया नहीं होगा किसी ने? हर चुनाव में अप्रोच होता है, बट मेरे उस अप्रोच से मतलब नहीं है। मेरी अप्रोच अपना घर जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। मेरी अप्रोच उन बेसहारों के लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मुझे नेता बनने के लिए नहीं, अगर मेरे मन में सेवा भाव है ही नहीं तो मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा तो दुनिया का सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि सेवा भाव अगर मन में है तो आपको नेता बनने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ भी करके और लोगों का सेवा कर सकते हैं। समय क्या कहेगा, समय आएगा तो क्या होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के फिलहाल समय में तो मैं एक कलाकार ही बेहतर हूँ। तो बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, वो बीजेपी का विषय है और वो पवन जी का विषय है। ये हमारा विषय है कि मैं अपने घर में हूँ, अपना घर में हूँ, बेसहारों के बीच में हूँ, और इसमें मुझे बहुत आनंद आया आज, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा जन्मदिन है,
तो पॉलिटिकल से थोड़ा सा दूरी रहिए महाराज। उनका अपना विषय, हमारा अपना विषय, हमारी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है। हाँ, जहाँ तक उनको ज़रूरत मेरी पड़ेगी तो हम उनके साथ हमेशा हैं। आजमगढ़ सांसद व भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। भोजपुरी स्टार व आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा का विधि पूर्वक दर्शन पूजन कर लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। दिनेश लाल के संग अमरपाली ने भी बाबा धाम में दर्शन पूजन किया। दरअसल निरहुआ और अमरपाली इन दिनों एक चैनल के होली के गाने की शूटिंग के लिए वाराणसी आए हैं। उन्होंने 80 घाट पर गाने की शूटिंग की। इसके बाद दोनों एक्टर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। दशाश्वमेध प्लाजा में रोपवे प्रोजेक्ट के तहत महापौर ने गंडोला सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। दशाश्वमेध प्लाजा में रोपवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेयर अशोक तिवारी ने गंडोला सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। इस दौरान वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा एवं परियोजना निदेशक पूजा मिश्रा उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि देश के पहले रोपवे सेवा में यात्रियों को गंडोला से करीब 50 मीटर की ऊंचाई से काशी दर्शन के साथ ही यात्रियों को भजन भी सुनाई देगा। इसके साथ ही रोपवे काशी के यातायात समस्या को सुगम बनाने के साथ ही कम समय में प्रदूषण रहित यात्रा कराएगा। वाराणसी में पहला रोपवे वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गोदौलिया तक की बन रहा है। इससे कैंट से गोदौलिया तक की यात्रा महज 16 मिनट में तय की जा सकेगी। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण काशी में पर्यटन तेजी से बढ़ा है। यात्रियों के लिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ यात्री अब सेल्फी लेकर रोपवे की भव्यता को महसूस करेंगे। वीडियो उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि यह सेल्फी पॉइंट यात्रियों के लिए लगाया गया है, जिसके जरिए लोग रोपवे के लॉन्च होने से पहले रोपवे की खूबियाँ जान सकेंगे। ये जो रोपवे परियोजना है जो काशी में, हमें लगता है विश्व में दूसरी परियोजना है जो कि काशी में चल रही है, और इसका मूल जो आधार है माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अधिक पर्यटक 2 साल में 13 करोड़ पर्यटक आए, उसके परिदेश में रखते हुए कैंट स्टेशन से यहाँ तक रोपवे की जो बनाया गया है, उसके लिए जो केबिन होगा गोंडोला जो बनाया गया है, इसमें एक सेल्फी पॉइंट बहुत दिन से था, आज भी हम लोग बैठ के आपके सामने इसको कर रहे हैं। ये बनाया गया, जो यात्री आएंगे इसके सामने खड़े होके अपना सेल्फी खींचेंगे और महसूस करेंगे कि जो हमारा जो रोपवे है वो कैसा होगा। क्या अभी सेल्फी पॉइंट बनने के? हाँ, अभी बनारस में 8 क्षेत्र हम लोग चिन्हित किए हैं और हमें लगता है शायद शुरू भी हो गया है, वो 5 जगह शुरू हो गया है, और जो भी यात्री आएंगे उसको खड़ा होकर सेल्फी पॉइंट लेंगे। देखिए, आज शहर में आप जैसा कि जानते हैं कि पूरा पहला प्रोजेक्ट है इंडिया में, जहाँ पे एक रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो शहर में लाया जाता है। तो उसी के लिए आज गोंडोला को यहाँ रखा गया है कि जब आएगा प्रोजेक्ट तो किसमें कहाँ लोग किसमें ट्रैवल करेंगे, तो वो लोग जाने उसको, पहचाने और देखें उसको, और एक वो सेल्फी पॉइंट की तरीके से उसका उपयोग करें। इसलिए आज यहाँ लगा है 10 लोगों के बैठने की जगह। डीएस रिसर्च सेंटर में विश्व किडनी दिवस पर संगोष्ठी आयोजित हुई। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर के इलाज में अग्रणी संस्था डीएस रिसर्च सेंटर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग सभी अस्पतालों के प्रमुख आहार विशेषज्ञ उपस्थित रहे। साथ ही डॉक्टर एम.एन. सिंह नेफ्रो एक्सपर्ट के साथ आहार विशेषज्ञ साक्षी पांडे ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें किडनी और किडनी के साथ उसके कैंसर के संबंधों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही आहार विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता अस्थाना और रेखा गुप्ता भी प्रमुख वक्ताओं में उपस्थित रहीं। समस्त कार्यक्रम का संचालन डीएस रिसर्च सेंटर की आहार विशेषज्ञ मंजरी वाजपेयी ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गोल्डी अरोड़ा, निशा प्रकाश, आंचल सिंह, वंदना निवेदिता के साथ डीएस रिसर्च सेंटर के क्लिनिक इंचार्ज सुनील सिंह, ब्रांडी हेड विनय त्रिपाठी, आयुर्वेदाचार्य काशिका सिंह के अलावा सुरभि सिंह और सृष्टि जायसवाल उपस्थित रहीं। आज किस प्रकार का दिवस मनाया जा रहा है और कहाँ पर मनाया है? आज वर्ल्ड किडनी डे है या गुर्दा दिवस जिसको कहते हैं, ये मनाया जा रहा है और इसका आयोजन
DS रिसर्च सेंटर रविंद्रपुरी कॉलोनी में किया गया है। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हम लोगों ने यहाँ पे एक यहाँ के बहुत वेल नोन और प्रख्यात किडनी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर एमएन सिंह, उनको बुलाया था। वो हेरिटेज और ओरियाना हॉस्पिटल में काम करते हैं। उन्होंने आके हम लोग को किडनी कौन कौन सी तरह की बीमारियां होती हैं किडनी की और उसमें किस तरह का खान पान करना चाहिए उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी। क्या क्या जैसे जानकारी आप मेरे चैनल के माध्यम से भी कास्टमर्स को देना चाहेंगे? अब सुनीता जी थोड़ा वो बताएंगे इसके बारे में। डायलिसिस के पेशेंट को जैसे उन्होंने बताया हाई प्रोटीन लेना है, सोडियम की मात्रा पे बहुत कंट्रोल करना है क्योंकि सोडियम हमारे लिए बड़ा मुख्य वो होता है जिसकी वजह से किडनी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आ जाते हैं, तो उसके बारे में डिटेल से बताया। दूसरा, अगर डायलिसिस नहीं होती है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे फॉस्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, सोडियम की मात्रा एंड प्रोटीन की भी मात्रा पे कितना ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए, उन्होंने विस्तार से उसमें बताया। फ्लूइड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, तो किडनी के पेशेंट में ज़्यादातर क्या होता है, पानी की मात्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनको मतलब हृदय की बीमारियों से खास तौर से उसके एसोसिएटेड जो बीमारी होती है उससे भी बचा जा सकता है। किडनी खराब होने का मेन रीजन क्या होता है? रीज़न ये है कि आप अपने को रेगुलर अपनी जो लाइफ स्टाइल है बहुत गलत रखते हैं, जैसे समय पे आप खान पान नहीं करना। दूसरा, पानी की मात्रा हमको 35 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेनी चाहिए, उस हिसाब से हम पानी की मात्रा ठीक से नहीं लेते हैं। खाने पीने में हम बाहर की फास्ट फूड और ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें जो है किडनी के खराब, ओवरऑल स्मोकिंग है, बहुत खराब है। अल्कोहल, तो पानी पूरा पीना चाहिए और ज्यादा सोडियम और जंक फूड जो आजकल खा रहे हैं लोग, पैकेट वाले पैकेट फूड जिसमें बहुत ज्यादा नमक की मात्रा हो वो नहीं लेना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपना कोलेस्ट्रॉल और बॉडी को ठीक रखना चाहिए। अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो वो पैक्ड फूड जो होते हैं जिसमें आपका पिकल्स हुआ, ये आपके अचार, कुरकुरे, ये सब सारी चीजें जो बच्चे शुरू से खाते हैं, तो ये आज से एक दिन में नहीं किडनी खराब होती है। ये आपको बचपन से ध्यान रखना है इसके बारे में कि ना ज़्यादा नमक लें, ना ज़्यादा चीनी, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में, मतलब सामान्य मात्रा में। शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, उनको किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेडिसिन का भी होता है क्या? यस, टॉक्सिक, यस, हाँ, कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि किडनी को भी असर करती हैं। जैसे आप पेन किलर बहुत ज्यादा लेते हो, बे बात का कुछ भी चीजें ले लिए, अपने मन से आपने ले लिया बुखार की दवा, तो वो सब आपका साइड इफेक्ट तो है ही। बीएचयू विधि संकाय में 2 दिवसीय काशी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सर्वविद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विधि संकाय अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष बड़े ही हर्ष एवं गौरव के साथ मना रहा है। इस गौरव वर्ष को स्मृति रूप देने के लिए संकाय द्वारा विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में संकाय द्वारा भारतीय न्याय शास्त्रों पर आधारित भारतीय पारंपरिक विधि एवं विधिक व्यवस्था की समझ हेतु काशी न्याय समागम का आयोजन आगामी 16 व 17 मार्च को किया जा रहा है। यह द्विदिवसीय काशी न्याय समागम देश के प्रख्यात एवं सिद्ध विधिवेत्ताओं एवं न्यायविदों की गरिमामयी उपस्थिति का साक्षी बनेगा। काशी न्याय समागम विधि व न्याय के विभिन्न पहलुओं पर 6 प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित हो रहा है। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी अपना उद्घोषण प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। हमारे यहाँ 16 और 17 मार्च को काशी न्यायशाला होगी और युवा न्यायालय और युवा संसद होगा और राष्ट्रीय महासभा होगी। तो इसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का एक मिश्रण है, एक इवेंट नहीं है, अनेक इवेंट का एक मिश्रण है। इसमें पूरे देश के अनेक भागों से प्रतिष्ठित जो विद्वान लोग हैं वो आएंगे परिचर्चा के। चीफ गेस्ट इनागरल में हैं हमारे
फार्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं वो जस्टिस अशोक भूषण। इससे क्या फायदा है? इससे हम अभी बता रहे थे कि हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम करके जो भारतीय विधिक व्यवस्था और भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उस पर आत्मचिंतन और मंथन करके जन जागृति पैदा करना चाहते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या कर शव ट्रेन की बोगी में रखने वाले कोचिंग संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर शहर के चौराहों पर महिला पुलिस कर्मियों ने संभाली ट्रैफिक की कमान। विश्व उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में क्रिकेट मैच प्रतियोगिता हुई आयोजित। संस्कृत में कमेंट्री ने खेल को बनाया रोचक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।